दोस्तों, आप सभी लोग को मेरा नमस्कार। मैं डॉक्टर के एल सोनकर सौमित्र आज अपने एपिसोड में जो राजनीतिक दिग्दर्शन है, 24 का चुनाव सामने है। बहुत जल्द ही इसी अप्रैल से शुरू हो जाएगा और 2 जून को काउंटिंग होगी और 4 जून को नई सरकार आपको मिल जाएगी। यह चुनाव कई मायनों में अलग है। जो चुनाव 2009 में थे, 2014 में थे, 2019 में थे, उनसे कई मायने में ये चुनाव अलग है। अलग इसलिए है कि भारत में लोकतांत्रिक तरीके से जो चुनाव होते रहे और मध्यमार्गी पार्टियां सरकार में आते रही। हालांकि इसके बीच में 2 बार ध्रुव दक्षिण पंथी सरकार का भी आगमन हुआ, लेकिन उसके बाद फिर मध्यमार्गी पार्टी शासन में रही। फिर 2014 ध्रुव दक्षिणपंथी पार्टी सत्ता में आ गई और सत्ता में आने के बाद वह लोकतांत्रिक तरीके से नहीं बल्कि लोकतांत्रिक तरीके से अपना एजेंडा लागू करना शुरू कर दिया। कहा कुछ, हुआ कुछ, हुआ वही, मुख में राम बगल में छुरी। प्रिय बातें ज्यादा यही। आज मैं जो सर्वे आया है उस पर बात तो नहीं करूंगा, उस पर फिर अगले एपिसोड में बताऊंगा। आज मैं ये कहना चाहता हूं कि जो देखा जा रहा है, जिस तरह से देश में बेरोजगारी, महंगाई छाई हुई है और लोग मुश्किल से जीवन बसर कर रहे हैं, और यही नहीं, उनकी सारी सुविधाएं जो जनतांत्रिक सुविधाएं हैं उसका टोटा हो गया है। उसको तमाम तरह के अध्यादेश और कानून ला करके खत्म किया गया है। लोगों को 5 किलो राशन पर निर्भर कर दिया गया है। यह परिस्थितियां बड़ी विचित्र हैं। यही नहीं कि जो वर्तमान सत्ताधारी पार्टी आज से हमें, आपको, इस देश को, जो लोकतांत्रिक प्रक्रिया को पसंद नहीं करती, जो भारतीय संविधान को 1947 में लागू होने के ही साथ विरोध पूछ रही थी, जो ये कह रही थी कि सभी लोगों को वोट का अधिकार देने का मतलब कुत्ते बिल्ली को अधिकार देना है, और ऐसे लोग कह रहे थे जो आज़ादी की लड़ाई में कहीं से भी सम्मिलित नहीं थे। 1942 के आंदोलन में, भारत छोड़ो आंदोलन में उनका कहीं अता पता नहीं था। वे लोग जो शासन में आए, उनका प्रक्रिया फिर उसी मनुवाद की तरफ जा रहा है जहां भारतीय संविधान को शून्य साबित करने की कोशिश। और जैसा कि सुनने में आ रहा है कि अगर ऐसा हुआ तो शायद अगला चुनाव लोकतांत्रिक तरीके से नहीं भी हो सकता है और बहुत कुछ हो सकता है। फिलहाल जो परिस्थितियां इस देश में चल रही है, जो चुनाव की प्रक्रिया है, विपक्ष भले देखने में काफी हल्ला गुल्ला कर रहा है और संगठित भी हुआ है, और इस संगठन में जो साथ नहीं है वो भी चुनाव लड़ रहे हैं। उनके अपनी एजेंडा हो सकता है, लेकिन देश की तमाम विरोधी विपक्षी पार्टियां, लोकतांत्रिक तरीके से भारतीय संविधान पर चलने वाली पार्टियां, वो एक मंच पर हैं। लेकिन
यहां जनता ज्यादा सामने है, मतदाता ज्यादा सामने है, 97 करोड़ मतदाता हैं सामने। अगर 50% भी मत पड़ता है तो 47 करोड़ से ज्यादा लोग मतदान करेंगे। और इस 47 करोड़ में अगर एक तरफा 17 करोड़ मत अगर कहीं चला गया एक तरफ, वह पार्टी सत्ता में हो। यह सत्ता 17 करोड़ में जो हमारे देश में लगभग 2 करोड़ लोग जो फ्लोटिंग वोट के रूप में जाने जाते हैं, वो किधर जाते हैं, यह महत्व की बात हो। फिलहाल यह भी बात अपनी जगह है। इस समय इस चुनाव में जो संविधान पर खतरा उत्पन्न हुआ है, यह देखने में है, तर्क से आप देख भी सकते हैं, और जिसका फल सामने है वो भी आप देख सकते हैं। जनता जरूर सामने है। यह विपक्ष की लड़ाई नहीं, बल्कि केंद्रीय सत्ता से जो इस देश की मालिक जनता है उसके साथ देखने की बात चल रही है, या हो भी रही है, या वो सामने दिखाई दे रहा है। तमाम सर्वे ऐसा कर रहे हैं, सर्वेक्षण ऐसा कर रहे हैं। और बीजेपी का, आरएसएस का जो चुनावी सर्वेक्षण आया है वह 200 सीट से ऊपर नहीं जा रहा। फिलहाल कुछ भी हो सकता है, उस पर नहीं कर सकते। आप ये भी देखिए कि इसमें विपक्ष पार्टियां अध्यादेश के बाद, चुनावी अध्यादेश के बाद भी ईडी, सीबीआई, आईटी, सारे सेल इतना तेजी से जागरूक हुए हैं कि जितना पहले कभी नहीं थे। और इनका निशाना 70% विपक्ष पार्टी, चाहे वो केजरीवाल हो, चाहे हेमंत सोरेन हो, या अन्य तमाम लोग हों, अंदर जा रहे हैं। इसमें एक चीज और मैं बताऊं कि पूरी दुनिया के किसी भी मुल्क में 3 तरह की पार्टियां लगभग होती हैं। एक धुर दक्षिणपंथी पार्टी होती है जो पुराने सत्ता को बरकरार रखना चाहती है, व्यवस्था चाहती है। एक मध्य मार्गी होती है जो सुधार चाहती है, पुराने को छोड़ती नहीं, नए को उसमें से अपने काम की चीज अपनाती है और सभी को संतुष्ट रखती है। और एक होती है बिल्कुल सत्ता परिवर्तन। ऐसी हमारे यहाँ मुख्य रूप से भारत में 2 पार्टियां हैं। एक तो वामपंथी हैं जिसका अब तो काफ़ी जो गए था वो डाउन है, लेकिन फिर भी उनकी उपस्थिति एकदम बरकरार है। और दूसरी है मध्य मार्गी पार्टी में ही हम उसकी गिनती करते हैं, वह है अंबेडकर मिशन की पार्टियां, जिसकी सबसे बड़ी पार्टी भारत में बहुजन समाज पार्टी है। बाकी कमोबेश कोई कांग्रेस के साथ, कोई सत्ता की लालच में सत्ता के साथ, धुर दक्षिणपंथी पार्टी के साथ। तो ऐसे लोगों की कोई काउंटिंग नहीं है। लेकिन हमारे यहाँ बहुजन समाज पार्टी एक तीसरी ताकत है। और जहां तक बहुत बातें थी कि यह भी विपक्षी गठबंधन के सामने बहन जी आएंगी, काफ़ी संभावना थी। बहुत दिनों तक उत्तर प्रदेश में इसका इंतजार भी रहा, लेकिन बहन जी किस बात पर आकर के वो अपना चुनावी एजेंडा अलग रखी हैं, वो तो वही जाने। हाँ, एक बात सच है कि गठबंधन में बहुजन समाज पार्टी के वोटों का नुकसान जरूर होता है, लेकिन आज जो जरूरत है वो संविधान बचाने की जरूरत है। बाबा साहब को बचाने की आवश्यकता है, इसलिए उन्हें गठबंधन में आना चाहिए था, लेकिन आए नहीं। चुनाव लड़ रही है, इसका फायदा बीजेपी को भी हो सकता है, इसका फायदा गठबंधन को भी, इंडिया गठबंधन को भी हो सकता है, एनडीए को भी हो सकता है। वो वोट की क्या परिस्थिति होगी वो क्लियर हो जाएगा 2 जून को। हाँ, ये है कि सत्ता का दबाव जरूर था। जो सत्ता के साथ, केंद्रीय सत्ता के साथ नहीं आया, उस पर ईडी, सीबीआई और आईटी काफ़ी तरीके से सक्रिय और हरेसमेंट करने की कोशिश में लगी हुई है।
और स्थिति यह है कि आखिर सामने क्या है। क्या बहन जी पर अगर ईडी, सीबीआई, आईटी का दबाव पड़ता तो वो जेल चली जाती, तो उससे फायदा क्या होता। मुझे लगता है कि अगर ऐसा होता, हालांकि ऐसा केंद्रीय सत्ता नहीं करती, क्योंकि उसे पता है कि जो ही आरक्षण को खत्म किया गया, एक ही दिन में पूरे भारत का नजारा बदल गया। अगर बहन जी कम से कम 10 प्रदेशों में लोकप्रिय हैं, हिंदी बेल्टों को छोड़कर दक्षिण भारत तक हैं, कश्मीर तक हैं, पश्चिम बंगाल तक हैं, अगर ऐसा होता, सीबीआई, आईटी और सबका पड़ता, जेल जाना पड़ता, मुझे लगता है कि जो महत्व हेमंत सोरेन को, केजरीवाल को जो नहीं मिला है उससे कई गुना बहन जी को मिलता और सारे अंबेडकरवादी ऑन रोड होते और मजबूर होकर के केंद्रीय सत्ता फिर आ जाती अपने औकात में। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। यह भाई कुछ भी हो सकता है। फिलहाल मुझे ये देखना है हमें आपको देखना है कि हमें भारतीय संविधान बचाने के लिए क्या करना चाहिए, क्योंकि भारतीय संविधान रहेगा तभी लोकतंत्र कायम रहेगा, लोकतंत्र रहेगा तभी सभी पार्टियां जिंदा रहेगी, हमारे आपके अधिकार जिंदा रहेंगे। इन सारी चीज़ों पर भी हमें ध्यान देने की आवश्यकता है और इसको सोच समझ करके टिकट लेकर के कोई भी हमारा भाई भतीजा भी आ सकता है, लेकिन हमें देखना पड़ेगा कि उसका कनेक्शन कहाँ से है, किससे जुड़ा हुआ है, वह पार्टी हमारा फायदा पहुंचा रही है या नुकसान पहुंचा रही है या भारतीय संविधान के प्रति खतरा पैदा करेगी। इन सारी चीज़ों को भी देखने की आवश्यकता है। बहुत तटस्थ होकर के मतदान में भाग लेना है। इसी के साथ सारी बातें आपके ऊपर छोड़ रहे हैं, मतदाताओं के ऊपर छोड़ रहे हैं, इस देश की जनता के ऊपर छोड़ रहे हैं, अपने मुख्य रूप से खटिक बिरादरी के ऊपर भी छोड़ रहे हैं, क्योंकि वह अपना भला पहले देखती है। जो लोग अपना भला देखते हैं उन पे तो मेरी बात का असर नहीं। जो लोग समाज और देश को देख रहे हैं, जो देश बचाना चाहते हैं, जो समाज बचाना चाहते हैं, इस देश के लोकतंत्र को बचाना चाहते हैं, भारतीय संविधान बचाना चाहते हैं, वो जरूर लोग इस पर गौर करेंगे और अपने ढंग से आने वाले समय में अपना मतदान करेंगे। इसी उम्मीद के साथ कि आप संविधान अवश्य बचाएं, मैं आप सभी लोगों से विदा लेता हूं। सोनकर सौमित्र, आपका मित्र।